नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम आमिर है और आमिर खान साइंस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि अभी अभी हाल ही में एक सर्वे आया है जो 29 मई को अपने यहां पर सभी जगह पर प्रकाशित हुआ और उस सर्वे का नाम है NFHS। ठीक है, यानी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। तो दोस्तों, ये एक ऐसा सर्वे है जिस सर्वे में बहुत सारे आंकड़े होते हैं और ये आंकड़े आपके सभी एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर हम बात करें सर्वे के बारे में तो सर्वे में ये बताया जाता है कि किस प्रकार से हमारे पूरे भारत में हर एक स्टेट में महिला और बाल विकास कितना आगे पहुंचा है और उस महिला बाल विकास में क्या क्या परेशानी आई है। उस महिला बाल विकास के साथ में उनसे संबंधित रोगों के बारे में बात की जाती है, उनसे संबंधित पोषक तत्वों के बारे में बात की जाती है और आज के वक्त में क्या क्या चुनौतियां मिल रही हैं, ये सारी चीजें हम जो है इस पूरे प्रकाशन में देखी जाती है। तो दोस्तों, उसी से रिलेटेड एक छोटा सा भाग मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं जो आपके सभी एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन सारी चीजों को, क्योंकि चीजें बहुत बड़ी है, इसीलिए इसको समराइज करना थोड़ा मुश्किल था, फिर भी थोड़ी सी समरी करके धीरे धीरे मैं इन सारी चीजों को मैंने इकट्ठा किया है और इकट्ठा करने में थोड़ा समय मुझे लग गया, तभी आज वीडियो आपके पास में लेट पहुंच रहा है दोस्तों। लेकिन फिर भी हम इसके बारे में और बहुत सारी चीजें चर्चा करेंगे डेफिनेटली। आइए जानते हैं क्या है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण यानी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ये 6 है। अब सबसे पहले हम ये जानते हैं दोस्तों कि आखिर ये NFHS होता क्या है, आखिर ये है क्या बेसिकली। तो देखिए, अगर हम बात करें NHS के बारे में तो ये भारत का सबसे बड़ा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सर्वेक्षण है। इसका उद्देश्य देश की जनसंख्या, स्वास्थ्य, पोषण, मातृ शिशु स्वास्थ्य, परिवार नियोजन और सामाजिक आर्थिक स्थितियों से जुड़े आंकड़े को इकट्ठा करना है। यानी हमें यह देखना है कि पूरे भारतवर्ष में जो मातृ और शिशु है उनसे संबंधित क्या क्या नए आंकड़े आए हैं। इससे संबंधित भारत में सभी व्यक्ति जितने रहते हैं उन सभी के लिए उनके स्वास्थ्य, उनके उपचार, उनके टीकाकरण और जनसंख्या के आधार पर क्या नए आंकड़े मिल सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि हाल ही में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 की रिपोर्ट जारी की गई और इस देशव्यापी सर्वे में 715 जिले के 6.79 लाख घरों की स्थिति को शामिल किया गया। ठीक है, तो ये पूरा सर्वे भारतवर्ष में हुआ था जिसमें लगभग 715 जिलों में से लगभग 6.79 लाख यानी 6.79 लाख जो घर हैं उन पर सर्वे किया गया था। उन घरों में रहने वाले लोगों पर सर्वे किया गया था जो भारत में स्वास्थ्य, पोषण और महिलाओं की स्थिति को एक बेहतर या सटीक तस्वीर पेश करता है। देखिए दोस्तों, अगर बेसिकली बात करें तो इस सर्वे की जो जरूरत है वो इसी वजह से है ताकि हमें वास्तविकता पता लग सके कि जमीनी स्तर पर महिलाओं को, बच्चों को या रहने वाले लोगों के पोषण संबंधी, उपचार संबंधी अर्थात रोग संबंधी और साथ साथ में उनके क्या स्वास्थ्य संबंधी घटनाएं हो रही हैं उनके साथ में, क्या उन्हें लाभ मिल पा रहा है, क्या उन्हें लाभ नहीं मिल पा रहा है, इन सभी जानकारियों को एकत्रित करना इस राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य माना जाता है। आइए देखते हैं कब से इसकी शुरुआत हुई। तो देखिए, अगर हम लोग बात करें तो इसका जो सर्वेक्षण है वो कब से स्टार्ट हुआ, ये 1992 और 93 में स्टार्ट हुआ था। उसके बाद में ये लगातार अभी 2023 और 24 के सर्वेक्षण को यहां पर दर्शाया गया है। यानी ये सारे आंकड़े हैं जो जिस वर्ष के सर्वेक्षण को यहां पर दर्शाया गया है दोस्तों। इसके अतिरिक्त अगर हम लोग बात करें तो एग्जाम में ये भी कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि ये जो NFHS है इसका मंत्रालय कौन सा है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर अर्थात स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय इसका मंत्रालय है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। इसके अतिरिक्त हम ये देखते हैं कि नोडल एजेंसी यहां पर कौन काम करती है, तो ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंसेज यानी IIPS जो मुंबई में स्थित है वो इसे जो है वो देखती है, जमीनी स्तर पर काम करवाती है। मंत्रालय का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, इसका संचालन भारत सरकार द्वारा किया जाता है और इसका उद्देश्य हम सभी लोग जानते हैं। इसके बाद आगे बढ़े, अगर हम बात करें यहां पर कि मुख्य रूप से इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों, तो हम क्या चाहते हैं कि जनसंख्या वृद्धि और प्रजनन दर का आकलन हो।
यानी किस प्रकार से जनसंख्या वृद्धि हो रही है, क्या हमारी प्रजनन दर है, उसके बारे में हमें पता लग सके। दूसरा महत्वपूर्ण, मातृ शिशु स्वास्थ्य स्थिति को जानना। तो बेसिकली जच्चा और बच्चा, जिसे हम लोग सामान्य भाषा में कहते हैं, तो जच्चा और बच्चा की जो सही स्थिति है उसके बारे में जानना, उनके पोषण के स्तर के बारे में पता करना कि उनको कितना पोषक पोषण मिल चुका है या उनको मिल रहा है, भारत सरकार द्वारा किन किन सुविधाओं का लाभ उन तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। तो जमीनी कार्रवाई जितनी भी है उन सब का सारा लेखा जोखा हम इस एनएफएचएस की रिपोर्ट के अंदर पेश करते हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो टीकाकरण का मूल्यांकन, यानी आजकल होने वाली जितने भी टीकाकरण हैं, चाहे वो किसी गर्भवती माता को हो, चाहे पैदा होने वाले बच्चे में हो, उन सब के संपूर्ण टीकाकरण के जो तथ्य हैं उन सबको एक रिपोर्ट में पेश किया जाता है कि आखिर महिलाएं जो गर्भवती हैं उनको सही मायने में भारत सरकार द्वारा ज्ञात टीके लग रहे हैं, नहीं लग रहे हैं, जमीनी स्तर पर क्या कार्रवाई हो रही है, कितनी महिलाएं, कितने शिशु हैं जो इस प्रकार की योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें तो इंद्रधनुष योजना के तहत भारतवर्ष में पैदा होने वाले हर बच्चे के लिए भारत सरकार पूर्ण रूप से फ्री टीकाकरण करवाती है। तो ये योजना, ये रिपोर्ट इस बात को दर्शाती है कि ये फ्री टीकाकरण इंद्रधनुष योजना के तहत कितने बच्चों को लाभान्वित कर पा रहा है या नहीं करवा पा रहा है। इसके अतिरिक्त महिलाओं की स्थिति, घरेलू हिंसा की जानकारी। तो दोस्तों ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण है कि आखिर महिलाओं की इस भारतवर्ष में क्या स्थिति है, क्या डोमेस्टिक वायलेंस पहले की तुलना में कम हुआ है या पहले की तुलना में बढ़ा है। इसके कंपैरिजन में भी ये रिपोर्ट जो है हमें बताती है। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य योजनाओं के प्रभाव, जैसा कि मैंने अभी इंद्रधनुष योजनाओं के बारे में बताया, तो इन सब का कितना प्रभाव भारतवर्ष पर पड़ा है, उन सब का आकलन करना ही इस रिपोर्ट का उद्देश्य माना जाता है। अब देखिए बात करते हैं यहां पर कुछ प्रमुख बिंदुओं के बारे में। तो अगर हम बात करें तो एनएचएफएस का जो एनएफएचएस का जो रिपोर्ट है उसके कुछ मुख्य आंकड़े हैं जो हम देखते हैं यहां पर। ये वो आंकड़े हैं जो हमारे लिए सकारात्मक यानी पॉजिटिव फाइंडिंग्स देते हैं। कहने का मतलब ये हमें बताते हैं कि इस रिपोर्ट के अनुसार क्या क्या चीजें हमारे लिए बेहतर हो सकी हैं। तो देखिए नंबर 1 अगर हम बात करें तो अस्पतालों में डिलीवरी होने लगी है। जैसा कि दोस्तों हम अगर बात करें तो पहले टाइम में ज्यादातर क्या होता था कि घर में जो है वो प्रसव किया जाता था, डिलीवरी की जाती थी। घर में ही मोहल्ले की दाई वगैरह जो है या बड़ी महिलाएं जो है, जो कि उम्र में बड़ी हैं, वो सभी महिलाएं मिलकर बच्चे को जन्म दिलवाया करती थी। तो ज्यादातर जो डिलीवरी होती थी वो घर में हुआ करती थी। लेकिन अब क्या हुआ है, अब ये आंकड़ा बढ़ा है। तो देश में अब 90.6 बच्चों का जन्म या प्रतिशत बच्चों का जन्म अस्पतालों या स्वास्थ्य केंद्रों में हुआ है। तो देखिए अपने आप में क्या एक बढ़ोतरी है। जबकि एनएफएचएस की 5 यानी जब 5वीं रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार ये आंकड़ा केवल 88.6% था, लेकिन अब ये बढ़कर कितना हो गया है, 90.6% हो चुका है। तो कहीं ना कहीं लोगों में समझदारी आई है और वो इस योजना का लाभ उठा रहे हैं, क्योंकि स्वास्थ्य केंद्रों में और सभी सरकारी अस्पताल में पूर्ण रूप से सुविधाएं फ्री है। इसके अलावा अच्छे डॉक्टर्स की सुविधाएं हैं। इसके अलावा जितनी भी मेडिकल सुविधाएं भारत सरकार दे सकते हैं सभी जगह पर पूर्ण रूप से मुफ्त दी गई है। तो इसका लाभ कहीं ना कहीं लोगों ने उठाया है। तो ये कहीं ना कहीं इस रिपोर्ट का एक पॉजिटिव, एक सकारात्मक पहलू दोस्तों दिखाई देता है। दूसरे अगर हम लोग बात करें तो बच्चों का टीकाकरण, 12 से 23 महीनों के बच्चों को पूर्ण टीकाकरण 87.1% हो चुका है। देखिए जब एनएचएफएस की पहली रिपोर्ट आई थी यानी 5वीं रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट के अनुसार ये केवल 76.0% था। अप्रोक्सीमेट अगर देखा जाए तो 76% है, लेकिन अब ये बढ़कर कितना हो चुका है, 87.1% के आसपास हो चुका है। तो यहां अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य केंद्रों पर भरोसा बढ़ा है और 95.6 टीके सरकारी अस्पतालों के जरिए लगे हैं। यानी ज्यादातर लोग सरकारी हॉस्पिटल की तरफ गए हैं और वहां पर उन्होंने टीकाकरण कराया है। तो कहीं ना कहीं ये सरकार के लिए जो भरोसेमंद है, जो भरोसा है सरकार के प्रति लोगों का, वो इस बात को दर्शाता है। वरना आपने देखा होगा कि ज्यादातर लोग सरकारी अस्पतालों की बजाय निजी अस्पतालों की तरफ रुख करते हैं। लेकिन दोस्तों यहां पर टीकाकरण के मामले में कहीं ना कहीं भारतवर्ष के सभी लोगों ने सरकार पर भरोसा जताया है और सारे टीकाकरण कहां लगवाए हैं, सरकारी अस्पतालों में लगाए। तो ये भी हमारे लिए एक सकारात्मक पहलू यहां पर दिखाई देता है रिपोर्ट का। अगला अगर हम बात करें तो कुपोषण में कमी आई है। दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि बहुत सारी सरकारी योजना ऐसे, जैसे मिड डे मील योजना है। तो मिड डे मील योजना के तहत बच्चों को, जो बच्चे छोटे बच्चे 5वीं तक के बच्चे जाते हैं और 8वीं तक के बच्चे भी हैं, तो बेसिकली सभी लोगों के लिए क्या दिया जाता है, भोजन दिया जाता है। तो बच्चों को वहीं पर अच्छे पोषक तत्व मिल पा रहे हैं। इसके अलावा उनको कई प्रकार की दवाइयां भी दी जाती है, जैसे उनको आयरन टेबलेट भी दी जाती है। इसके अलावा एल्बेंडाजोल, जो पेट में कीड़े मारने वाली टेबलेट है, वो दी जाती है। फॉलिक एसिड की टेबलेट दी जाती है। तो कहीं ना कहीं
उन सारी चीजों की वजह से कुपोषण में क्या आई है, कमी आई है। तो देखिए बच्चों में स्टेटिक यानी उम्र के हिसाब से लंबाई कम 35.5 से घटकर 29.3 पर आ गई है। यानी पहले बच्चे ठिगने बहुत ज्यादा हो रहे थे, लेकिन अब अच्छे पोषक तत्व मिल जाने की वजह से उनकी लंबाई बढ़ी है। तो कहीं ना कहीं ये क्या है, हमारे लिए एक पॉजिटिव इंपैक्ट है। इसके अलावा स्वास्थ्य बीमा, हेल्थ इंश्योरेंस, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोरोना के बाद में सभी लोगों ने हेल्थ पर या स्वास्थ्य पर फोकस किया है दोस्तों, और ये फोकस इतना महत्वपूर्ण रहा है कि लोगों ने मैक्सिमम जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस करवाया। पहले लोग इंश्योरेंस में इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया करते थे, और खासकर अगर बात करें तो स्वास्थ्य संबंधी बीमा नहीं करवाया करते थे। लेकिन लोगों ने अपनी हेल्थ को सीरियसली लिया और स्वास्थ्य संबंधी घटनाओं के आधार पर अधिकतम क्या किए, हेल्थ इंश्योरेंस लेना स्टार्ट किया। अगर हम बात करें तो आयुष्मान भारत जैसी योजना के चलते हुए 60.2% परिवारों के पास अब स्वास्थ्य बीमा है। पहले ये केवल 41% था। तो देखिए भारत सरकार द्वारा आयुष्मान योजना जो है वो चलाई गई, जिसके तहत जितने भी गरीब पिछड़े परिवार थे उन सब ने इससे लाभ लिया, और उन सब का इलाज पूर्णतया से मुफ्त हुआ। बहुत सारी ऐसी बीमारी, बहुत सारे ऐसे ऑपरेशन या ऐसी सर्जरी थी जो बहुत महंगी थी निजी अस्पतालों में, लेकिन आयुष्मान योजना के तहत भारत सरकार ने उन सभी शल्य चिकित्साओं को क्या किया, पूर्ण रूप से फ्री कर दिया, या कुछ चिकित्साओं में बहुत कम पैसे लेकर वहां पर उन सभी गरीब पिछड़े और मजदूर परिवार वालों के लिए क्या दी, सहायता प्रदान करी। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा बीमा था जो भारत सरकार की तरफ से लोगों को दिया गया। इसके अतिरिक्त बीमाओं का या हेल्थ इंश्योरेंस का प्रभाव जो निजी कंपनियां उनके द्वारा भी अब आज के वक्त में मिडिल मैन जितने भी हैं, मध्यम परिवार के लोग हैं, उनमें भी बढ़ा है। तो लोग कहीं ना कहीं कोरोना के बाद में हेल्थ को लेकर सजग हुए हैं दोस्तों। तो ये भी एक सकारात्मक पहलू है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो महिला का सशक्तिकरण हुआ है। इससे पहले खुद का अकाउंट संभालने वाली महिलाएं जो है वो 89% है। तो यहां पर अगर हम बात करें तो पहले महिलाएं क्या करती थी, घर में ही पैसा रखती थी। आई बात समझ में, पैसा मिला अपना घर में ही रख दिया। लेकिन अब धीरे धीरे महिलाओं में जो है एक एम्पावरमेंट आया, सशक्तिकरण आया है, जिससे महिलाओं ने क्या किया, महिलाओं ने अपने खुद के बैंक अकाउंट खुलाने हैं। उन बैंक अकाउंट की सारी डिटेल वो रखने लगी है। आजकल मोबाइल फोन इंटरनेट के जरिए उन्होंने इंटरनेट बैंकिंग, फोन पे, पेटीएम, भीम यूपीआई जैसी सुविधाएं जो केवल भारत सरकार के द्वारा दी जाती है, ये सभी विकास महिलाओं ने किया है। तो महिलाएं अब अपने ही द्वारा अपने सारे ट्रांजैक्शन देखती हैं, अपने ही द्वारा सारे ट्रांजैक्शन स्वयं करती हैं। तो कहीं ना कहीं इंटरनेट का प्रभाव और ये बैंकिंग का प्रभाव महिलाओं पर पड़ा है, और महिलाएं इनमें सशक्त हुई हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं जो है एक पहलू है जो इस रिपोर्ट को सकारात्मक रूप देता है। इसके अतिरिक्त हम बात करें तो जनसंख्या में स्थिरता आई है। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि जनसंख्या का बढ़ना कहीं ना कहीं सुविधाओं को कम करना होता है, लेकिन भारत सरकार की इस चिंता को भी इस रिपोर्ट ने पूर्णतया से खत्म कर दिया है। हालांकि रिपोर्ट बहुत ज्यादा नॉर्मल नहीं है, लेकिन देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि जनसंख्या में स्थिरता आई है। कहने का मतलब है कि लोग इस बात को समझने लगे हैं कि अत्यधिक परिवार बढ़ाकर हम बहुत सारी सुविधाओं का लाभ नहीं ले सकते हैं, इसके अलावा अच्छी परवरिश नहीं कर सकते हैं, बच्चों का अच्छा पालन पोषण नहीं कर सकते, उनको अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते हैं, उनका अच्छा स्वास्थ्य की देखभाल नहीं की जा सकती। तो कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में इस बात को क्लिक हुआ है, और ये कहीं ना कहीं हमारे लिए एक सकारात्मक पहलू दिखाई देता है कि जनसंख्या में स्थिरता आई है, तेजी से वृद्धि वहां पर नहीं देखी गई है दोस्तों। इसके अतिरिक्त हम बात करें तो अब बात करते हैं कि भारत की कुछ चिंताजनक पहलू के बारे में, कि साहब इस एनएफएचएस की रिपोर्ट में हमने सकारात्मक पहलू देख लिए, लेकिन कुछ नकारात्मक पहलू भी हैं जिन पर हमें कहीं ना कहीं चर्चा करनी होगी और इनका सुधार हमें करना होगा दोस्तों। तो क्या क्या पहलू है ये? सबसे पहला पहलू है मोटापा यानी ओबेसिटी। देखिए ओबेसिटी या मोटापा ये भारत की, या हम ये कह सकते हैं कि विश्व स्तरीय सबसे खतरनाक समस्या है। और आपने तो ये बात देखा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा इसको बहुत ज्यादा प्रमोट किया गया। मोदी जी स्वयं जो है वो योगा डे को बहुत ज्यादा प्रमोट करने वाले प्रधानमंत्रियों में से एक है, और उनसे पहले योगा डे को आधिकारिक तौर पर मान्यता नहीं मिली। तो प्रधानमंत्री जी मोदी जी द्वारा भी इस ओबेसिटी को या मोटापे को कम करने के लिए कई बार आपने उनके जो है बयान देखे होंगे, कई बार उनके स्टेटमेंट आते रहते हैं। तो ये भी एक ऐसा पहलू है जिसमें भारत धीरे धीरे पिछड़ रहा है और मोटापा बढ़ रहा है। अगर हम बात करें तो एनएफएचएस 5 की जो रिपोर्ट आई थी, जो 2019 और 21 की रिपोर्ट थी, उसमें 24% महिलाएं मोटापे की शिकार थी। लेकिन दोस्तों ये आंकड़ा बढ़कर कितना हो गया है, 30.7% हो गया है। यानी लगभग अगर हम बात करें तो 6.7% ये जो मात्रा है, जो ये आंकड़ा है वो बढ़ा है।
तो ये कहीं ना कहीं जो है वो चिंता का विषय है। जबकि शहरी महिलाओं में यह आंकड़ा 42.8% है। तो दोस्तों शहरी महिलाओं में जो है मोटापा बढ़ना बहुत आम बात है। अब बेसिकली क्या है, एक तो लाइफस्टाइल बहुत दिक्कत है मोटापे में। क्या हो रहा है कि ज्यादातर लोग जो है वो जंक फूड खा रहे हैं। आप कहीं पर भी देख लीजिए, महिला हो या पुरुष हो, ज्यादातर जंक फूड पर है। साफ पाव भाजी चल रही है, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे कि बर्गर चल रहे हैं, चाउमीन चल रही है, पिज्जा है, मोमोज चल रहे हैं। आसपास में सारे फूड आउटलेट आपको दिखाई देते होंगे, जगह जगह पर चौपाटी बनी हुई है ताकि लोग जाएं वहां पर खा सके। तो ये कहीं ना कहीं ये जो चीजें हैं ये हेल्थ के जो है वो अगेंस्ट काम करती है। कहीं ना कहीं इन सारी चीजों का नकारात्मक प्रभाव ये पड़ रहा है कि धीरे धीरे मोटापा बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा शारीरिक श्रम जो है वो बहुत कम हो चुका है। लोग फिजिकल एक्सरसाइज ही नहीं करते हैं। पहले लोग पैदल चला करते थे, आजकल लोगों ने पैदल चलना बंद कर दिया। हर किसी के घर में व्हीकल्स हैं और वो छोटे छोटे काम के लिए व्हीकल्स पर जाते हैं। तो लोगों के जो फिजिकल अपीयरेंस थे वो धीरे धीरे कम होने लगे हैं। और लोगों की सिटिंग पावर भी कहीं ना कहीं मोटापे का एक बहुत बड़ा कारण है। ज्यादातर कॉर्पोरेट कल्चर्स हैं, सभी जगह पर सिटिंग बहुत ज्यादा है। पूरे दिन भर बैठकर लोग 10-10 12-12 घंटे काम करते हैं, जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं, पुरुष भी शामिल हैं। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है कि मोटापा लगातार बढ़ रहा है। पुरुषों के अंदर बात करें तो पुरुषों में जो आपकी एनएफएसएच की 5 की रिपोर्ट थी वो 22.9% थी, लेकिन पुरुष जो है अब 27.3% पर आ गए हैं। तो अगर हम बात करें तो महिलाएं पुरुषों की तुलना में अत्यधिक तौर पर मोटापे की शिकार होती जा रही है। अगर शहर में बात करें तो शहर में भी आंकड़े बढ़कर 27.3% हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं मोटापा बढ़ा है। अब साहब मोटापा बढ़ेगा तो लाइफस्टाइल बीमारियां भी बढ़ेंगी। और लाइफस्टाइल बीमारियां में अगर हम बात करें तो ब्लड शुगर का लेवल लगातार बढ़ रहा है। जैसा कि मैं आपको हमेशा बताता हूं, मैंने एक कोलेस्ट्रॉल का वीडियो भी बनाया था, आप उसको देखना। कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि केवल और केवल फैट रिलेटेड चीजें खाने से हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल जमा होता है और ये अटैक का कारण बनता है, जबकि ऐसा नहीं है दोस्तों। आपके द्वारा खाया गया अत्यधिक तौर पर मीठा भी ये कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में ट्राइग्लिसराइड बनाता है और ये ट्राइग्लिसराइड कहीं ना कहीं क्या करता है, आपको इस तरह के नुकसान पहुंचाता है, जिससे आपको मधुमेह संबंधी बीमारियां होने लगती हैं, हाई शुगर होने की वजह से, ठीक है, यानी डायबिटीज हो जाता है और हार्ट रिलेटेड इश्यू भी यहां पर आते हैं। ये एनएफएचएस 5 की रिपोर्ट के अनुसार ये केवल 6.3% यानी 6.3% ही इसका आंकड़ा था, लेकिन अब ये बढ़कर 9.1% हो चुका है। और इनमें सबसे ज्यादा डायबिटीज के आंकड़े हैं। पहले ऐसा माना जाता था कि 50 साल की उम्र में डायबिटीज होती है, लेकिन दोस्तों आज के वक्त में 15 वर्षीय बच्चे में भी डायबिटीज के कारण देखे गए हैं और ये कारण जन्मजात नहीं है, ये कारण उसकी बढ़ती हुई खतरनाक लाइफस्टाइल की वजह से ऐसा हो रहा है दोस्तों। इसके अलावा अगर हम बात करें सिजेरियन डिलीवरी के बारे में, तो देखिए सिजेरियन डिलीवरी जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा कारण बन गई है। देखिए क्या है, आज के वक्त में अगर देखा जाए तो ज्यादातर लोग जो हैं वो निजी अस्पताल की तरफ रुख कर रहे हैं। निजी अस्पताल अपना फायदा बनाने के लिए, अपने पैसों को अधिक कमाने के लिए ज्यादातर महिलाओं को डरा देते हैं या उनके परिवार वालों को डरा देते हैं और कहते हैं कि नहीं नहीं साहब, अगर ऐसा हुआ तो बच्चा जो है वो जीवित नहीं रहेगा, ये जीवित नहीं रहेगा, उसके गले में जो है वो नॉड फंस गई है, कॉर्ड फंस गई है, ठीक है। इसके अलावा ये अगर बच्चा जो है अधिक समय तक रहा और पेन नहीं हुए तो बच्चा और मां की जान को खतरा हो सकता है। और बहुत सारे इस तरह के फलाना ढिकाना किस्म के रीजंस दिए जाते हैं जिससे परिवार डर जाता है और वो ना चाहते हुए भी कहा जाता है सिजेरियन की ओर चला जाता है। और अधिक लाभ, अत्यधिक पैसा कमाने के लालच में इस प्रकार के डॉक्टर्स, इस प्रकार के अस्पताल, इस प्रकार के हॉस्पिटल्स लगातार क्या करते हैं, सिजेरियन को बढ़ावा दे रहे हैं। तो दोस्तों कहीं ना कहीं सिजेरियन का जो दर है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है और वो 27.2% हो चुका है। जबकि ये रिपोर्ट सिर्फ 10 से 15% ही होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर शहरी आंकड़ों के बारे में बात करें तो शहरी आंकड़ों में रहने वाली महिलाओं में सिजेरियन लगभग 54.3% के आसपास पहुंच चुका है। कहने का मतलब शहरों में रहने वाली महिलाएं आधी से ज्यादा यानी 50% से अधिक महिलाएं सिजेरियन को ही प्रेफर करती हैं। अच्छा, सिजेरियन का कारण केवल और केवल निजी अस्पताल नहीं है, सिजेरियन का कारण खुद महिलाएं भी हैं। वो दर्द को सहन करने की क्षमताओं को रहने देती है, वो सोचती है कि यार कौन दर्द सहन करेगा, हम में इतनी ताकत नहीं है, हम में इतनी हिम्मत नहीं है। जबकि सिजेरियन ना करवाने से हो सकता है कि उनको उस वक्त प्रसव में अत्यधिक तौर पर पीड़ा हो, लेकिन उनकी आगे की जो जिंदगी है वो अच्छे से निकल सकती है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको लोग या महिलाएं सिजेरियन के बाद में अत्यधिक तौर पर सफर करती हैं, ठीक है। सिजेरियन के अंदर बात करें तो उसके बाद में महिलाओं में वीकनेस आ जाती है, महिलाओं में विटामिन की कमी हो जाती है, महिलाओं में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, महिलाओं में पेट पर हमेशा खिंचाव बना रहता है, इंटरनल इंजरी को वापस इंफेक्शन होने की संभावना हो जाती है, बॉडी वीक हो जाती है, बहुत सारी चीजें हैं। इसके अलावा सिजेरियन में महिलाएं अच्छे पोषक तत्व नहीं ले सकती क्योंकि उनके घाव भरने में थोड़ी दिक्कत आती है, घी वगैरह नहीं खा सकती, जो विशेषकर
आफ्टर डिलीवरी महिलाओं को दिया जाता है। जब उनकी नॉर्मल बर्थ या नॉर्मल डिलीवरी होती है उस वक्त महिलाओं को बहुत सारी चीजें खिलाई जाती हैं जिनकी वजह से महिलाओं के अंदर ताकत या उनकी जो वीकनेस है वो सही हो जाती है। पर सिजेरियन होने के बाद में इस प्रकार के पोषक तत्व नहीं दिए जा सकते कुछ महीनों तक। तो बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से सिजेरियन का आंकड़ा कहीं ना कहीं बढ़ा है दोस्तों। अगला हम बात करें तो धीमी प्रगति, 5 साल के कम उम्र वाले बच्चों में वजन की समस्या अत्यधिक तौर पर हुई है। कहने का मतलब है कि मोटापा एक ओर बढ़ रहा है और दूसरी ओर छोटे बच्चों के अंदर जो वजन की कमी है वो भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। यहां पर पांचवी रिपोर्ट के अनुसार 32.1% लोगों में कम वजन था, लेकिन अब ये 31.8 हो चुका है। कहीं ना कहीं क्या है, इनसे घटकर कमी आई है। जो हर तीसरा बच्चा जो है वो कम वजन का पैदा हो रहा है। तो ये भी दोस्तों कहीं ना कहीं कुपोषण का एक बहुत महत्वपूर्ण कारण देखा जाता है। अब देखिए अगर हम बात करें तो यहां पर वजन की कमी में जो सबसे बड़ा रोल यहां पर देखने को मिला है बच्चों का वो है ब्रेस्ट फीडिंग यानी स्तनपान। तो दोस्तों मुख्य बात क्या है कि कहीं ना कहीं हमारे भारतवर्ष की जो महिलाएं हैं वो आज के वक्त में ब्रेस्ट फीडिंग यानी स्तनपान को उन्होंने क्या कर दिया है, रिड्यूस कर दिया है, कम कर दिया है। तो आखिर महिलाएं स्तनपान कम क्यों करवा रही हैं, उनके पीछे क्या रीजन है? आखिर महिलाएं अपने बच्चों को दूध क्यों नहीं पिलाना चाहती, आइए जानते हैं यहां पे। देखिए महिलाएं आजकल के बच्चों को दूध जो नहीं पिला पा रही हैं उनकी वजह से क्या क्या दिक्कत यहां पर दिखाई दे रही है उनके बारे में बात करते हैं। अच्छा, बच्चों के पोषक और डाइट में एक गंभीर कमी यहां पर जो मैंने अभी बताई थी उसके पीछे जो रीजन है वो लंबाई कम होना है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। इसके बाद में जो पोषक तत्व है वो नहीं मिल पाते हैं सही मात्रा में, अच्छा भोजन नहीं मिल पाता, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। हम बात कर रहे थे इस स्तनपान के बारे में। तो स्तनपान के आंकड़े अगर हम देखें तो कई प्रमुख राज्यों में शुरुआती 6 महीने में केवल स्तनपान कराने की दर में बड़ी गिरावट आई जो कि बच्चों की इम्यूनिटी के लिए ठीक नहीं है। पांच के रिपोर्ट के अनुसार ये 74% था कि 74% महिलाएं भारत की अपने बच्चों को स्तनपान या ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं, जबकि छठे रिपोर्ट के अनुसार यह आंकड़ा घटकर 56.4% पर हो गया। अब आखिर क्या रीजन है? तो देखिए यहां पर रीजन के बहुत सारे रीजन देख सकते हैं। यहां पर एनएफएचएस की रिपोर्ट के अनुसार केवल स्तनपान की दर में आई कमी ने देश के स्वास्थ्य विशेषज्ञ और नीति निर्माताओं को चिंता में डाल दिया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर बच्चों को पैदा होते ही अच्छे पोषक तत्व नहीं मिल पा रहे तो ये कहीं ना कहीं बच्चों के आने वाले भविष्य में उनके स्वास्थ्य संबंधी जो जितनी चिंताएं हैं उनको बढ़ावा देता है। क्योंकि हम ये मानते हैं कि मां के शरीर में बनने वाला जो स्तन दूध है या जो मदर्स मिल्क है, जो ब्रेस्ट मिल्क है, वो बेसिकली सबसे अच्छा पोषक तत्व बच्चे के लिए माना जाता है, जो उसकी वृद्धि और विकास में सहायता करता है, जो उसकी इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करता है, जो उसको बुद्धिमान बनाता है। तो अब महिलाएं अगर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराएंगी, जैसा कि आपने देखा 76% से घटकर 56 पे पहुंच चुका है आंकड़ा, तो कहीं ना कहीं ये क्या चिंताओं का विषय है। अब अगर हम बात करें तो शुरुआती 6 महीने में महिलाओं को सिर्फ बच्चों को सिर्फ मां का दूध देना चाहिए जिससे उसकी मानसिक और शारीरिक विकास के लिए अमृत माना जाता है। लेकिन इसके बावजूद आंकड़ों में गिरावट देखी गई है। इस गिरावट के पीछे एक वजह नहीं है बल्कि सामाजिक, आर्थिक और चिकित्सीय क्षेत्र से जुड़े मिले बहुत सारे कारण यहां पर देखने को मिलते हैं। क्या क्या कारण यहां पर मिलते हैं दोस्तों? तो सबसे पहला कारण है कि आज के वक्त में ज्यादातर महिलाएं कामकाजी हैं, वर्किंग महिलाएं, वर्किंग वुमेन है। तो वहां पर क्या दिक्कत आती है दोस्तों? कामकाजी महिलाओं की संख्या में वृद्धि हुई है जिससे मैटरनिटी लीव में कमी हुई है। अब देखिए क्या है, किसी संस्था में अगर अत्यधिक तौर पर महिलाएं काम कर रही हैं और अगर वो महिलाएं मैटरनिटी लीव पर, अत्यधिक लीव पर चली जाए तो कहीं ना कहीं वो जो कॉर्पोरेट कल्चर है वो इफेक्टेड होगा। तो लोगों ने क्या करा है कि मैटरनिटी लीव है इसको क्या कर दिया है, डिक्रीज कर दिया है। ठीक है, यहां पर देखें आज के समय महिलाओं के कार्यबल में भागीदारी तेजी से बढ़ रही है जो कि बेहद सकारात्मक है, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। देखिए हम कहीं ना कहीं चाहते हैं कि महिलाओं का सशक्तिकरण हो, इंपावरमेंट ऑफ वुमेन हो, और इसके लिए महिलाओं का पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना जरूरी है, कदम से कदम मिलाकर काम करना जरूरी है। तो बेसिकली अगर बात की जाए तो फिर भी ये पहलू इतना खराब क्यों होता जा रहा है, यहां पर हम देखते हैं। असंगठित क्षेत्र यानी इंफॉर्मेशन जो सेक्टर है, भारत में काम करने वाली अधिकांश महिलाएं असंगठित क्षेत्र जैसे दिहाड़ी मजदूर, छोटे व्यापार, खेती या प्राइवेट दुकानों में जुड़ी हुई हैं। यहां उन्हें 6 महीने का सवैतनिक मात्र अवकाश यानी पेड मैटरनिटी लीव नहीं मिलता। देखिए एक बहुत बड़ी बात क्या है, बहुत बड़ी बात यह है कि अगर वो महिलाएं दिहाड़ी मजदूर हैं या कहीं किसी छोटे व्यापार में लगी हुई है तो वहां का जो कंपनी ओनर है वो उनको 6 महीने की लीव नहीं दे सकता, और 6 महीने की लीव अगर देता है तो वो पेड लीव नहीं देता। कहने का मतलब है वो कहते हैं कि ठीक है तुम छुट्टी पे चली जाओ,
और जब तक तुम छुट्टी पे रहोगी तब तक उनको वेतन नहीं मिलेगा, और अगर तुम लेट हो गए तो हम किसी दूसरे को काम पे रख लेंगे। तो ये कहीं ना कहीं महिलाओं में एक डर है कि अगर मैं अत्यधिक लंबी छुट्टी पर चली गई तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरा काम छिन जाए। इसके अलावा बहुत सारी जगह ऐसी, बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जहां पर महिलाएं ही मुख्य रूप से जो है कमाने का काम करती हैं, परिवार को चलाती हैं, बच्चों को पालती हैं। तो वहां पर अगर महिलाएं घर बैठ जाएंगी और उनको उस 6 महीने का कोई पे नहीं मिलेगा तो वो बेचारी महिलाएं क्या करेंगी? 2 महीने के रेस्ट में ही फटाफट से कहां जाएंगी? रिज्वाइन कर लेंगी। तो ये भी कहीं ना कहीं क्या है, ये कहीं ना कहीं चीजें खराब करता हुआ नजर आ रहा है, स्तनपान को रोकता हुआ नजर आ रहा है। तो जल्दी काम पर लौटना, जैसा कि मैंने आपको भी बताया, आर्थिक मजबूरियों के कारण महिलाओं के प्रसव के कुछ हफ्तों के बाद ही काम पर लौटना पड़ता है। कार्यस्थलों पर बच्चों को रखने के लिए क्रैच या दूध निकालने वाले जो पंप आते हैं उनके लिए सुरक्षित निजी स्तरों पर भारी कमी है। आप देखेंगे कि यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है कि महिला अपने बच्चे को दूध पिलाना चाहती है लेकिन उसके पास में उतने इक्विपमेंट्स ही नहीं है। इसके अलावा साथ साथ उन बच्चों को संभालने वाला कोई वहां पर मौजूद नहीं है, और बहुत सारी जगह पे निजी कक्ष नहीं है। अभी मैं हाल ही में उदयपुर गया था, तो मैंने वहां पर एक बहुत अच्छी चीज देखी कि वहां पर एक वेटिंग रूम एरिया था जहां पर बकायदा एक निजी कक्ष बनाया हुआ था, और उस निजी कक्ष के अंदर लिखा हुआ था कि जो महिलाएं अपने बच्चे को दूध पिलाना चाहती है वो यहां पर आकर पिला सकती हैं। तो इस प्रकार की प्राइवेसी महिलाओं के लिए बनाना एक बहुत ही आवश्यक घटना है। लेकिन लोग क्या करते हैं, इन चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं, और बहुत सारी जगह ऐसी है, निजी और सरकारी जगह ऐसी है जहां पर महिलाओं को ये लाभ नहीं मिल पाता, सुविधाएं नहीं मिल पाती। तो बच्चों को कैसे स्तनपान करा सकती हैं, क्योंकि वो खुले में बच्चे को स्तनपान नहीं करवा सकती। बहुत सारे प्राइवेसी इश्यू होते हैं, बहुत सारे दरिंदे भेड़िए जो मानव की शक्लों में बैठे हुए हैं वो बदतमीजी कर सकते हैं। आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, कुछ वीडियोस, गलत वीडियो बनाई जा सकती हैं और ये चीजें ट्रेंडिंग में आ सकती है। इसीलिए इस प्रकार से महिलाएं स्तनपान करवाने के लिए अलग से जगह नहीं पा पाती और वो स्तनपान को अवॉइड करना पसंद करती है, और वो क्या करती है, पैकेजिंग मिल्क पिलाती है। तो दूसरा कारण देखते हैं हम क्या है। दूसरा कारण है फॉर्मूला मिल्क या डिब्बा बंद फूड का आक्रामक बाजार होना। शहरी और अब ग्रामीण इलाकों में भी इन्फेंट फॉर्मूला यानी डिब्बे का दूध या रेडी टू ईट बेबी फूड का प्रचलन अत्यधिक तौर पर बढ़ चुका है। तो यह भी एक बहुत बड़ा कारण है। महिलाएं सोचती हैं कि यार मैं क्यों दूध पिलाऊं, कहीं जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी। क्या काम करती है, पाउडर रखती है, पानी गर्म करती है, घोलती है और बच्चे को दूध ट्राई कर देती है। तो क्या इस प्रकार के दूध में इतने पोषक तत्व मिल सकते हैं जितने पोषक तत्व विशेष तौर पर मां के दूध में पाए जाते हैं? तो दोस्तों मिल ही नहीं सकते। अब इनका कारण क्या है? भ्रामक विज्ञापन। ऐसे एडवर्टाइजमेंट बनाए जाते हैं जो महिलाओं को आकर्षित करते हैं। बाजार में मिलने वाले फॉर्मूला मिल्क को इस तरह से प्रचारित किया जाता है कि वो मां के दूध का एक आसान और उतना ही पौष्टिक विकल्प है, जबकि ऐसा नहीं है। मां का दूध अपने आप में सर्वोपरि है। ये दूध मां के दूध की बराबरी नहीं कर सकता है। अंधविश्वास और आधुनिकता की होड़। कई परिवारों में कामकाजी या व्यस्त माताओं को फॉर्मूला मिल्क देना अत्यधिक आधुनिक और सुविधाजनक लगता है, जिससे वो 6 महीने से पहले ही बच्चों को ऊपरी दूध देना स्टार्ट कर देती हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। बहुत सारी महिलाएं स्तनपान इसलिए नहीं कराती कि उनकी बॉडी जो है वो खराब हो जाएगी, फिगर खराब हो जाएगा, वो सुंदर आकर्षक नहीं लग पाएंगी। इसके अलावा उनको ये लगता है कि फॉर्मूला मिल्क बनाना आसान है, आसानी से दे देते हैं, और हम तो मॉडर्न महिलाएं हैं, हम कोई पुराने जमाने की महिलाएं थोड़ी जो बच्चों को दूध पिलाएंगी। तो ये कहीं ना कहीं एक ऐसी भ्रांति है जो आजकल के आधुनिक परिवार में फैली हुई है, और इसी वजह से वो महिलाएं 6 महीने से कम बच्चों को भी इस प्रकार के दूध देना प्रारंभ कर देती हैं। अब देखिए, सिजेरियन डिलीवरी के बारे में बात करें, जैसा कि एनएफएचएस के आंकड़ों से पता चला है कि भारत में ऑपरेशन से होने वाले बच्चे यानी सी सेक्शन की दर बढ़कर 27.2% हो गई है। इसका स्तनपान पर सीधा असर पड़ता है। तो आजकल सिजेरियन होना आम बात है, जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। देरी से दूध आना, सिजेरियन ऑपरेशन के बाद मां के शरीर को रिकवर होने में समय लगता है। दर्द निवारक दवा और सर्जरी के तनाव के कारण अक्सर प्रसव के तुरंत बाद दूध नहीं आता। तो यह भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण घटना है। होता क्या है कि सिजेरियन होने के बाद में महिलाओं को कई प्रकार के दर्द निवारक दिए जाते हैं, कई प्रकार की एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, और इस रिकवरी में उनकी बॉडी में जल्दी ही दूध जो है वो नहीं आ पाता है, तो बच्चे को मिल्क फीडिंग नहीं मिल पाती। अब बच्चा अगर स्टार्टिंग से वही दूध पी रहा है, चाहे वो डेयरी वाला दूध हो, चाहे वो पैकेट मिल्क हो, तो कहीं ना कहीं बच्चा क्या हो गया, मां के दूध से दूर हो गया। आई बात समझ में? अब वो जल्दी से मां के दूध को कैचअप नहीं करने वाला। शुरुआती घंटों में फॉर्मूला मिल्क, जैसा कि मैंने आपको बताया, अस्पतालों में रहने के दौरान बच्चे के रोने पर डॉक्टर या नर्स अक्सर मां को ठीक होने तक उसे फॉर्मूला मिल्क दे देते हैं, डब्बा पकड़ा देते हैं, और इससे बच्चों को निप्पल कंफ्यूजन हो जाता है और बाद में मां के दूध पीने में आनाकानी करने लगता है। वो सेम चीज
क्योंकि बच्चों का मां का दूध प्राप्त करना, निप्पल को सक करना, अवशोषित करना, ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया के दौरान आता है। और ये प्राकृतिक प्रक्रिया बच्चों में विकास करती है कि जब मां बच्चे को दूध में लगाएगी, यानी स्तनपान कराएगी। और जब मां पहले दिन से ही बच्चे को बॉटल मिल्क पिलाना स्टार्ट कर देगी, तो वो जो निप्पल को सक करने की कैपेसिटी है वो बच्चों में नहीं आ पाती। और फिर बाद में जब महिलाएं, इस प्रकार की महिलाएं अपना दूध पिलाना चाहती हैं बच्चों को, तो वो आसानी से दूध नहीं पिला पाती, क्योंकि बच्चा उस निप्पल से सक करने की उस हैबिट को, उस आदत को पकड़ ही नहीं पाता। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण रीजन है कि भारत में ब्रेस्ट फीडिंग इसीलिए वजह से भी घट रही है। इसके अतिरिक्त अगर हम लोग बात करें तो स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की व्यवस्था और काउंसलिंग की कमी। भाई भारत सरकार ने क्या किया है, यहां पर जमीनी स्तर पर काम करने वाली एक आशा महिलाओं को, जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, उनको प्रशासनिक और अन्य स्वास्थ्य संबंधी टीकाकरण, डिजिटल डेटा एंट्री अत्यधिक तौर पर इस प्रकार की चीजों के लिए रखा है। लेकिन क्या हुआ है कि इस प्रकार की सुविधाओं में भी उन पर अत्यधिक काम है, वर्कलोड है। तो आशाओं की संख्या कम है, महिलाओं की संख्या कम है, और इस वजह से वर्कलोड बहुत ज्यादा आ जाता है। और वर्कलोड बहुत ज्यादा होने की वजह से वो गर्भवती और नई माताओं को स्तनपान करने की सही तकनीक और इसके महत्व और आने वाली समस्या जैसे दूध का कम आना, दर्द लेना, इस प्रकार की काउंसलिंग नहीं कर पाती है। इस वजह से भी कहीं ना कहीं महिलाएं जो है अपने बच्चे को स्तनपान नहीं करवा पाती है। इसके अतिरिक्त संयुक्त परिवारों का टूटना और पारंपरिक ज्ञानों की कमी, यह भी एक बहुत विशेष कारण है दोस्तों। एक समय था जब संयुक्त परिवार में बड़े बुजुर्ग महिलाएं नई मां को स्तनपान करने की मदद करती थी और उसका हौसला बढ़ाती थी। कहीं ना कहीं ब्रेस्ट फीडिंग में महिलाओं को पेन जो है वो होता है, क्योंकि बेसिकली बच्चा अगर दूध खींचेगा तो मसल्स में पेन तो होगा ही होगा। तो बड़ी महिलाएं क्या करती थी, जो नई माताएं होती थी उनको साहस देती थी, हौसला देती कि बेटा ये बहुत अच्छी चीज है, इससे बच्चे का विकास होगा, इससे बच्चे का मानसिक और शारीरिक चेतनाएं बढ़ेंगी, इससे बच्चे की इम्यूनिटी जो है वो बढ़ेगी। पर आज के वक्त में ज्यादातर लोग जो है वो अलग रहते हैं, ज्वाइंट फैमिली टूट चुकी है, कैप्सूल फैमिली हो चुकी है, ठीक है। अब ज्यादातर लोग अलग रहना स्टार्ट कर दिया, सिंगल जो है रहना स्टार्ट कर दिया है। घर में कोई बड़ा बुजुर्ग होता नहीं है, कोई समझाने के लिए दादी या नानी है नहीं। तो इसीलिए क्या करते हैं, महिलाएं, जो नई महिलाएं, मॉडर्न जो महिलाएं हैं, वो इन सारी चीजों को नहीं समझ पाती है, ये महत्व नहीं समझ पाती है। इसलिए एकल परिवार, जो न्यूक्लियर फैमिलियों के बढ़ते चलन के लेकर नई महिलाएं अक्सर अकेली रह जाती है। शुरुआत में जब बच्चा ठीक से दूध नहीं पकड़ पाता या रोता है तो वो घबरा जाती है और बिना किसी सलाह के बाजार का दूध देना प्रारंभ कर देती है। तो दोस्तों ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा था जो मैंने आप लोगों के सामने यहां पर रखा कि आखिर स्तनपान क्यों नहीं हो पा रहा, ब्रेस्ट फीडिंग क्यों नहीं हो पा रहा। क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग नहीं होगी तो बच्चों का विकास उतना अच्छा नहीं हो पाएगा जितना होना चाहिए था। अब देखिए, ये एक हेल्थ रिपोर्ट कार्ड है जिनमें कुछ बड़े राज्य अपने हैं, जिनके बारे में एक हेल्थ रिपोर्ट यहां पर जारी किया गया है। आइए इनके बारे में बात करते हैं। राजस्थान के बारे में बात करें तो जो प्रसव है, जो डिलीवरी है, वो इंक्रीज हुई है और रिपोर्ट के अनुसार 94.6% के अप्रोक्सीमेट जो डिलीवरी है, जो है वो बढ़ी है। कहीं ना कहीं सरकारी अस्पताल की तरफ जो है वो रुख किया है यहाँ पे। इसके अतिरिक्त पूर्ण टीकाकरण जो है वो भी बढ़ा है, 76.9% हुआ है। तो राजस्थान टीकाकरण में भी आगे बढ़ा है। इसके अतिरिक्त जो कम लंबाई वाली समस्या थी वो भी यहां पर कम हुई है। तो कहीं ना कहीं राजस्थान एक अच्छे जो है वो प्रयास पर, एक प्रोग्रेस रिपोर्ट के साथ आगे बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश के बारे में बात करें तो स्तनपान को लेकर यहां पर आंकड़ा कम हुआ है, यानी जो 74% था वो 56% में आया। ये आंकड़ा कहीं ना कहीं चौंकाने वाला है। इसके अतिरिक्त कम लंबाई वाली जो स्थिति है ये डिक्रीज हुई है, तो ये भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव है। इसके अलावा न्यूनतम स्वीकार आहार, जो 6 से 23 बच्चों के लिए जो आहार है वो कहीं ना कहीं बढ़ा है, पोषक तत्वों पर ध्यान दिया है। लेकिन स्तनपान और पोषक तत्वों के पर ध्यान देने की भी एक जरूरत है। इसके अतिरिक्त बिहार में जो लंबाई वाला स्तर है वो कहीं ना कहीं कम हुआ है, जो हमारे लिए एक पॉजिटिव इंपैक्ट है। लेकिन कम वजन वाले बच्चे जो हैं ये जो है वो कम हो गए हैं। दैट मीन्स ये कि कहीं ना कहीं ये चीजें जो है वो नेगेटिव वैल्यूज में जा रही है, कुपोषण में जा रही है। इसके अलावा जो हॉस्पिटल में होने वाला, सरकारी हॉस्पिटल में होने वाला प्रसव है उसकी संख्या बढ़ी है और 74% ऐसा हुआ है। लोग कहीं ना कहीं जो है वो हॉस्पिटल की तरफ रुख करने लगे हैं। तो कुछ अच्छा भी है और कुछ गलत भी है। उत्तर प्रदेश के बारे में बात करें तो टीकाकरण भी बढ़ा है यहां पर अगर देखा जाए। ये क्या हो गया, हाँ चलिए, वो गलती से जो है वो स्विच हो गया था। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो टीकाकरण का रेशियो भी यहाँ पर बढ़ा है। 87.7% लोगों ने जो है प्रसव है वो करवाया है। इसके अलावा लंबाई वाला स्तर भी कहीं ना कहीं कम हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो है बेहतर सेवाएं और टीकाकरण की प्रगति ये बढ़ रही है। लेकिन जनसंख्या जो है, जनसंख्या का बढ़ना, ये कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के लिए एक चुनौती का विषय है। तो ये 4 ऐसे राज्य हैं
जो बड़े राज्य हैं, और इस बड़े राज्य में हमारी हेल्थ रिपोर्ट कुछ इस प्रकार से दर्शाती है। इसके अतिरिक्त अगर हम लोग बात करें, तो अब हम देखते हैं कि ये एनएफएचएस में हमने सारी चीजें पढ़ ली, हम ये देखते हैं कि अब कौन से ऐसे आंकड़े हैं जो दोस्तों रह गए हैं एनएचएफएस में। तो अगर हम बात करें तो अभी एनीमिया, जो महिलाएं एनीमिया से पीड़ित हैं, जिनमें खून की कमी है, उनका डेटा इस रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया। इसके अलावा साफ खाना पकाने का जो ईंधन है, क्लीन कुकिंग फ्यूल है, यानी एलपीजी का इस्तेमाल कितना हो रहा है उज्ज्वला योजना के तहत, इसका भी डेटा, इसका भी आंकड़ा जो है वो नहीं आ पाया था, जो कि आना चाहिए था। इसके अतिरिक्त शिशु मृत्यु दर और लिंगानुपात, सेक्स रेशियो किस हिसाब से रहा, महिला और पुरुषों का सेक्स रेशियो भारत में कितना है, इसके बारे में भी इस रिपोर्ट में नहीं लिखा गया था। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो रिपोर्ट में मिसिंग थी, जो मिसिंग फैक्टर्स थे, और इनको हो सकता है कि अगली रिपोर्ट में और अच्छे से पेश किया जाए। तो ये जितनी भी रिपोर्ट है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इस तरह से आपके बहुत सारे प्रश्न इस पूरी रिपोर्ट में कवर हो जाएंगे दोस्तों। तो चलिए, बस इसी तरह से आगे बढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम लिंक दिया गया है, इसकी पूरी पीडीएफ आपको वहां टेलीग्राम पर मिल जाएगी दोस्तों। तो और इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।